Hello everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, once again we are here with a very important topic for your CUET UG exam, that will be must know biology techniques for your exam. Usually जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना बायोलॉजी में, उसमें टेक्निक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. इवन आपके हर टॉपिक में कोई ना कोई टेक्निक मेंशन है ही. अगर हम बात कर ले रिप्रोडक्शन की, तो उसमें आपका पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स दिए ही हुए हैं जो आपको पढ़ के जाना है, और हर साल आपको वहां से क्वेश्चन आते हैं. इसी तरह हम अगर जेनेटिक्स में बात कर ले, वहां पे भी आपको टेक्निक्स है. देन हम अगर बात कर ले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. तो ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको छोड़ के नहीं जाना है. सो जस्ट मैं आपको वही सारे टेक्निक्स रिवाइज करवाऊंगी इन सेशंस के थ्रू, जिसमें आज जो हमारा सेशन होगा इसमें हम रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे कि आपको श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. दैट मीन्स अगर आज ये वीडियो आप एंड तक कवर करते हो तो आप अपने एग्जाम के 1 या 2 क्वेश्चन इंश्योर कर लोगे, राइट. तो यहाँ पे जिन टेक्निक्स की आज हम बात करेंगे वो मोस्टली आपके रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या टेक्निक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की आज हम यूजुअली बात करने वाले हैं. अगर हम इसको और कंसाइज करें तो असिस्टेड ART की हम बात करेंगे. यूजुअली ART की जो टेक्निक होती है ना, ये यूज किया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए, राइट. अब देखो, इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इनफर्टिलिटी होता क्या है. इनफर्टिलिटी अपने आप में ही 2 टर्म से मिलके बना हुआ है. अगर आप इनफर्टिलिटी को देखोगे तो इनफर्टाइल, राइट. फर्टाइल का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सके, राइट. अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की क्षमता रखता है तो हम उसको कहते हैं कि वो फर्टाइल है. और वही अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रजनन की क्षमता नहीं रखता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो इनफर्टाइल है. अब ये जो इनफर्टाइल है, डेफिनेशन क्लियर है. इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. यानी अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, एग और स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है, उसके बाद भी अगर जाइगोट नहीं बन पा रहा है या एम्ब्रियो नहीं बन पा रहा है, या वो बन तो जा रहे हैं लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, राइट. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड इनफर्टाइल, ठीक है. और हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं. अब ये जो इनफर्टिलिटी होते हैं ना, इनके बहुत सारे रीजन होते हैं. कुछ फिजिकल रीजन हो जाते हैं, कभी कभी कुछ बायोलॉजिकल रीजन होते हैं. बायोलॉजिकल रीजन में अगर हम देखें तो यूजुअली हमारे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं, कभी कभी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे हमारा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, ठीक है. कभी हम कह सकते हैं कि एग का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता है, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आती है. कुछ कुछ केसेस में स्पर्म का जो नंबर होता है वो भी कम होता है. लाइक हम कह सकते हैं कि नंबर, जितने स्पर्म के नंबर होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं, तो भी वो ऑर्गेनिज्म इनफर्टाइल होता है. साथ ही स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती है, अगर इनअप्रोप्रिएट होती है तो भी इनफर्टिलिटी कॉज होता है. तो ड्यू टू वेरियस रीजन ये इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है. अब इस इनफर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिज्म में फर्टिलिटी कराते हैं, या फिर हम उसमें नए बेबी या नए ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है. तो ART जो है ये उन्हीं में से एक टेक्निक है जो हेल्प करती है उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें डिफिकल्टी होती है कंसेप्शन की, साथ ही उन वुमेन्स को जिनके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुके हैं, उन मेन को वो हेल्प करता है जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, या फिर अगर कुछ और भी ऐसे केसेस हैं जिसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, उन सब केसेस में आपके ART टेक्निक जो है वो आपको हेल्प करती है. यूजुअली ART टेक्निक में होना क्या होता है, क्या करता है ये टेक्निक, इस टेक्निक में हम मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. किसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम एग में कुछ चेंजेस कर देते हैं, या फिर हम स्पर्म में. अब
पूरा उनका स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया जाता है। ऐसा मत समझ लेना कि एग का स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा या स्पर्म का स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा। यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन सपोज फैलोपियन ट्यूब में होता है तो हम फर्टिलाइजेशन बाहर लेबोरेटरी यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। कभी कभी हम डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब जो जाइगोट है उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं हमारे ट्यूब में। कभी कभी हम डायरेक्ट यूट्रस में इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करा देते हैं। तो कुछ इस तरीकों से इन टेक्निक से जब हम मैनिपुलेट करते हैं एग को, स्पर्म को, इम्ब्रियो को, तो इसको एआरटी टेक्निक के अंदर रखा गया है। अब इस टेक्निक में आपको जो यूजुअली पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कॉमन है आजकल, मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग दिस आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी को ही आप सभी टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी क्या होता है ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ठीक है? दूसरी टेक्निक जो आज आपको पढ़नी है दैट विल बी योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। थर्ड टेक्निक गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको कि आप GIFT कहते हैं। ओके, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना आपको ये सभी याद रखना होगा, ये सभी एब्रिविएशंस जो है आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में आपको हो सकता है सिर्फ एब्रिविएशन दे दिया जाए और आपसे टेक्निक पूछा जाए, तो आपको ये दोनों ही याद होना चाहिए। देन जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर दैट इज योर GIFT। देन आता है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको कि हम ICSI कह रहे हैं। एंड देन वी हैव क्रायो प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग ऑफ गैमेट एंड एम्ब्रियो। तो क्रायो प्रिजर्वेशन नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट कर रहे होंगे अपने एग या स्पर्म या फिर जाइगोट को, तो दैट विल बी द केस। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो आपको आपके एग्जाम के लिए पढ़नी है, और आज इस सेशन में मैं आपको इन्हीं टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। जितना मैं आपको आज बता रही हूँ अगर आपने इतना भी कवर कर लिया तो आपके श्योर एंड शॉर्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम में। तो बिना देर किए सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे। गाइज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। आईवीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कैटेगरी में रखते हैं, राइट? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दो टाइप का फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा है, राइट? एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस कि अगर फ्यूजन हो रहा है एग और स्पर्म का फैलोपियन ट्यूब के अंदर, दैट मींस बॉडी के अंदर अगर फ्यूजन हो रहा है तो वो इंटरनल हो गया। अगर वही एग और स्पर्म फ्यूज कर रहे हैं बॉडी के बाहर, दैट मींस एक्सटर्नल। जैसे सपोज आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा फ्रॉग के बारे में, जैसे हमारे जो फ्रॉग होते हैं, मेल फ्रॉग होते हैं, वो पहले फीमेल फ्रॉग वाटर में जाएगी और अपना एग दे के आएगी, फिर मेल फ्रॉग जाएगा ऊपर स्पर्म डाल के आएगा, बाद में पानी में ही उनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, देन टैडपोल का फॉर्मेशन होगा, उस टैडपोल में बाद में मेटामॉर्फोसिस होगा और वो फ्रॉग बनेगा। तो यहाँ जो फ्यूजन हुआ वो पानी में हो रहा है, मेल या फीमेल फ्रॉग के बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हमारे केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में, फीमेल बॉडी के अंदर ये फ्यूजन होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक कैटेगरी है, ठीक है? IVF is the process of fertilizing an egg outside the body। तो हमने क्या करना है, एग को फर्टिलाइज करना है बॉडी के बाहर। किस एग को, ये जो फर्टिलाइज करना मतलब होता है ना, इसको क्या क्या कहेंगे, इसको क्या समझेंगे? इसको अगर सपोज करो कि आपके पास कोई एग है, ठीक है, ये एग तब तक फर्टिलाइज नहीं कहलाएगा जब तक ये स्पर्म से मीट नहीं करेगा, ठीक है? जैसे ही स्पर्म आता है अपना न्यूक्लियाई इस एग के अंदर डालेगा, ठीक है, तो अब जो आपको एग मिलता है जिसके अंदर आपको एग न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं, ये एग आपका क्या कहलाएगा? फर्टिलाइज एग कहलाएगा।
क्लियर है सभी को फर्टिलाइज एग का क्या मतलब हुआ? तो हमने आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या किया है, एग को फर्टिलाइज किया है बॉडी के बाहर। नाउ दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं? क्या बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है जो केमिस्ट्री लैब में आप लोग यूज करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे बस इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया गया है क्योंकि लैबोरेटरी में हम इसे ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही एग और स्पर्म को डालते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूजन है वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, इसीलिए बस इसको टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया गया है। ठीक है, क्या प्रोसीजर है इसका? सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी। हमें ओवरी को स्टिमुलेट करना है। ओवरी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरी के अंदर से ही एग का फॉर्मेशन होता है ओव्यूलेशन के थ्रू। एग जो है, जो ओवा है, वो ओवरी से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम ओवरी को इंड्यूस करें कि अब तुम ओव्यूलेट करो, एग को बाहर निकालो। फिर जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, एग का रिट्राइवल होगा, हम लोग एग को बाहर निकालेंगे बॉडी से। देन फर्टिलाइजेशन कराएंगे। जैसे फीमेल की बॉडी से हमने एग निकाला, उसी तरह मेल की बॉडी से हम स्पर्म लेंगे और लेबोरेटरी में उनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फिर इम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट में चेंजेस, सेल डिवीजन हुआ, इम्ब्रियो बनेगा। उस इम्ब्रियो की कल्चरिंग करेंगे और बाद में उस इम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे फीमेल बॉडी के यूट्रस में। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि ड्यूरिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या हम जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं, इम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं, एग या स्पर्म का ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में? तो करेक्ट शुड बी इम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, इम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है फीमेल बॉडी के यूट्रस में। इसको आप फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, हॉर्मोन्स दे करके ओवरी को इंड्यूस किया। दिस इज योर ओवरी। ओवरी को इंड्यूस किया, ओवरी इंड्यूस हुई, एग निकला। ठीक है, आपने क्या किया, यहां से एग को कलेक्ट कर लिया, राइट? जब एग आपने कलेक्ट किया, सिमिलरली आपने स्पर्म भी प्रिपेयर किया हुआ है। एग और स्पर्म को आपने इन विट्रो फर्टिलाइज कराया और जैसे ही एग में फर्टिलाइजेशन हुआ, आपका जाइगोट बना। जाइगोट के बाद आपका देखो, दिस इज योर जाइगोट, अ सेल हैविंग 2 न्यूक्लियाई। जाइगोट बना, जाइगोट में अंदर फर्दर डिवीजन हुआ, आपका इम्ब्रियो बना। अब ये जो इम्ब्रियो है, इसका ट्रांसफर वापस से हम फीमेल की यूट्रस में करते हैं, राइट? सो दिस इज योर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इनका देख लेते हैं। देखिए, जो एडवांटेज है वो ये है कि इस मेथड को हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड व्हेन अदर मेथड्स ऑफ एआरटी आर अनसक्सेसफुल। जब एआरटी के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के सभी मेथड काम नहीं कर रहे हैं, कोई मेथड काम नहीं करता है, तो भी आईवीएफ जरूर काम करेगा। इट कैन हेल्प विथ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी इश्यू। और ये चाहे मेल इनफर्टाइल हो चाहे फीमेल इनफर्टाइल हो, दोनों ही केसेस में ये टेक्निक काम करती है। अब जैसा कि हर चीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उसी तरह आईवीएफ के भी कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव आपने देख लिया, क्या डिसएडवांटेज है अब देखते हैं। आईवीएफ कैन बी कॉस्टली एंड रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग, मतलब इसको बहुत ही कंट्रोल कंडीशंस में करना पड़ता है और साथ ही ये काफी कॉस्टली होता है, इसीलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर इज अ रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इज ट्रांसफर। अब देखिए, आपने जब ट्रांसफर कराया है तो अब अगर मान लो थोड़ा सा भी एरर हो जाता है तो एक बार में एक के साथ 2 से ज्यादा एम्ब्रियो भी जा सकते हैं, और उस केस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक से ज्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ योर आईवीएफ टेक्नोलॉजी। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दैट विल बी योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
गाइस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो, आर्टिफिशियल और इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब बाहर से आपने सीमन का ट्रांसफर कराया, ठीक है। इंसेमिनेशन इन्वॉल्व प्लेसिंग स्पर्म inside a woman reproductive tract using method other than the natural intercourse। देखो यूजुअली जो स्पर्म होता है, जो सीमन होता है, वो फीमेल की बॉडी में एंटर करता है वाया वेजाइना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, राइट। तो स्पर्म की एंट्री वजाइना के थ्रू होती है और ये यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, यहाँ पे उसको एग मिलता है और ये फर्टिलाइज कर लेता है, ठीक है। लेकिन अब इमेजिन कर लो या सपोज करो कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुका है, राइट। हमारा स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। इसमें हम स्पर्म को सीधा वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाल देंगे, ठीक है, सीधा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालेंगे और फिर वो स्पर्म अपने आप वहां पे एग के पास पहुंचेगा और फर्टिलाइज कर लेगा। तो सबसे पहले प्रोसीजर में स्पर्म को कलेक्ट करेंगे मेल की बॉडी से, उसकी प्रोसेसिंग कराएंगे एंड देन उसको इंसेट कर देंगे फीमेल की बॉडी में। इनके क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है देख लेते हैं। ये एडवांटेज ये है कि ये मेथड बहुत ही सिंपल है, साथ ही ये नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव का क्या मतलब हुआ, आपने कैंसर सेल के बारे में पढ़ा होगा, राइट। कैंसर सेल के बारे में आपने एक क्वालिटी पढ़ी होगी कि हमारे जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, वो बहुत तेजी से फैलते हैं, मतलब एक सेल पॉलिफरेट किया, नंबर ऑफ सेल्स बने और वो मतलब कहीं पे भी जाने लग जाते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी में कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है। तो इनवेसिवनेस का मतलब कि वो एक जगह से होके दूसरी जगह पहुंच गया, तीसरी जगह पहुंच गया। जैसे आपको भेजा गया मार्केट, आप चले गए कहीं अपने फ्रेंड के घर, है ना, तो उसी तरह हमारे जो स्पर्म है, अब अगर ये इन्वेसिव हुए तो हमें भेजना है इनको फैलोपियन ट्यूब में और ये यूट्रस में चले जा रहे हैं, ये कहीं और घूमते फिरते चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना स्पर्म को। तो इस टेक्निक में कोई भी इन्वेसिवनेस नहीं होती है, ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, जहां डालोगे वो वहीं जाएंगे सीधे। लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन आईवीएफ। आईवीएफ के कंपैरिजन में ये जो प्रोसीजर है ये सस्ता होता है और पीपल कैन अफोर्ड दिस टेक्निक। कैन बी यूज्ड विथ अ स्पर्म डोनर। तो अगर कोई स्पर्म डोनर मिल जा रहा है तो वहां से ये प्रोसेस बहुत आराम से हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, सक्सेस रेट आर लोअर। अब यहाँ पे सक्सेस रेट कम है। जरूरी नहीं है कि चलो हमने स्पर्म को पहुंचा दिया एग तक, लेकिन उसके बाद के जो हर्डल्स हैं, अगर सपोज करो एग फर्टिलाइज कर लिया लेकिन फिर भी वो यूट्रस में आके इम्प्लांट ही नहीं हो रहा है, तो भी तो बेबी नहीं होगा ना। तो 100% रेट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब अगेन वही चीज है, एक से ज्यादा स्पर्म चले गए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो दिस इज योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट टेक्निक जो आपकी आती है दैट विल बी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम GIFT कहते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो है ये एक प्रोसीजर है जहां पे एग एंड स्पर्म आर प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑकर नेचुरली। इन विट्रो में आपने क्या किया, एग और स्पर्म को लेबोरेटरी के अंदर रख दिया, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर आपने उसको टेस्ट ट्यूब में उनको फर्टिलाइज करवाया, गैमेट जो हमारे एम्ब्रियो हैं उनका फॉर्मेशन कराया और उस एम्ब्रियो को आपने यूट्रस में डाला। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, इसमें हम एग को भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं और स्पर्म को भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं, सो दैट कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नेचुरली, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल घर है हमारे फर्टिलाइजेशन होने का, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो, नेचुरल इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन हो।
एग को कलेक्ट किया ओवरी से, स्पर्म को कलेक्ट किया मेल से, दोनों का ट्रांसफर कर दिया हमने वुमेन के फैलोपियन ट्यूब में। और फिर वहां पे जैसे ही हमने ट्रांसफर किया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, आपका एम्ब्रियो बना, वो एम्ब्रियो आपका आके यूट्रस में इम्प्लांट हुआ। यूजुअली ये मेथड यूज किया जाता है उस कंडीशन में जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। सपोज करो फैलोपियन ट्यूब यहां से ब्लॉक हो चुका है, तो ओवरी से जब एग निकला तो वो एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाया, या फिर फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है एग तक, तो इस केस में हम GIFT यूज करते हैं। इनका एडवांटेज ये है कि ये एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होगा। इट हैज अ हायर सक्सेस रेट देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब AI से भी ज्यादा सक्सेस रेट आपको इस प्रोसेस में मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये मोर इन्वेसिव होते हैं देन IUI और IVF। इन्वेसिव का मतलब कि अब आपने डाला तो ये अपनी जगह बदल सकते हैं, है ना, तो ये ज्यादा इन्वेसिव होते हैं। रिक्वायर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टू प्लेस द एग इन स्पर्म, और अब इसके लिए आपको एक अलग सर्जरी करानी पड़ती है जिसको हम लोग लेप्रोस्कोपिक कहते हैं, और उस सर्जरी के माध्यम से हम ये प्रोसेस कराते, तो अगेन इट बिकम कॉस्टली, जिस वजह से ये प्रोसेस हम नहीं यूज कर पाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आपकी है GIFT, जिसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही क्लियर है, जाइगोट। GIFT में हमने गैमेट का ट्रांसफर कराया, GIFT में हमें फैलोपियन ट्यूब का कराना है, जाइगोट का कराना है, ठीक है। GIFT is similar to GIFT, but instead of placing egg and sperm in the fallopian tube, यहाँ पे हम fertilized zygote को ट्रांसफर करते हैं, यानी एग और स्पर्म को अगेन हमने बाहर फर्टिलाइज कराया, और जो जाइगोट बना, अब उस जाइगोट का ट्रांसफर कराएंगे हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। पहले क्या किया, IVF वाली टेक्नोलॉजी हुई, इन विट्रो वाला टेक्निक हुआ जिसमें हमने एग और स्पर्म को बाहर फ्यूज कराया। फर्टिलाइज एग इज कल्चर्ड फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक उनकी कल्चरिंग कराई, और बाद में जाइगोट को हमने ट्रांसफर करा दिया, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिर ये जाइगोट में मल्टीपल सेल डिविजन्स होंगे, ये एम्ब्रियो बनेंगे एंड देन इम्प्लांटेशन हो जाएगा। यूजुअली ये प्रोसेस तब होता है जब IVF फेल हो जाता है या अगेन फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? एडवांटेज ये है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बाहर हो रहा है, बट इम्प्लांटेशन डन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ, लेकिन जो इम्प्लांटेशन है वो इनके नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रहा है। दिस इज द एडवांटेज। अब देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट में होने का अलग फायदा है ना, अलग से आपको कोई कंट्रोल कंडीशन नहीं देना है, और यहाँ पे सर्वाइवल रेट इनका बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज, रिक्वायर अगेन, इनको भी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर चाहिए भाई, अलग से फैलोपियन ट्यूब में डालने के लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी टू ट्रांसफर। अगेन ये ज्यादा इन्वेसिव और एक्सपेंसिव होते हैं देन अदर ART मेथड्स। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये सारी टेक्निक्स आपके एग्जाम में पूछी गई है, कभी वो आपको मैच द कॉलम से पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, कभी आपको मैच द कॉलम में पूछ लेंगे फॉर्म में, कभी आपको सिंपल टेक्निक्स देके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेंगे, कभी आपको फंक्शंस पूछ लेंगे। तो ये टेक्निक्स सभी इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो है ना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अभी आपके पिछले साल भी पूछा गया है, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, देखो नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रा मतलब सेल के ही अंदर, साइटोप्लाज्म और स्पर्म मतलब यहाँ पे ना एग का जो साइटोप्लाज्म होता है, हमने क्या किया, डायरेक्ट स्पर्म न्यूक्लियाई को हमने एग के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करा दिया।
It is an advanced form of IVF where a single sperm is injected directly into the egg to fertilize, टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। मतलब अब हम यहाँ पे ये रिस्क भी नहीं ले रहे हैं कि हमने स्पर्म को छोड़ दिया, एग को छोड़ दिया और बोला जाओ मीट करो, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ कोई चांस ही नहीं लिया है ना, हमने बस एग लिया, स्पर्म लिया और डायरेक्ट इंसर्ट करा दिया एग के न्यूक्लियाई में कि फर्टिलाइजेशन होके ही रहे। अब तो कोई चांस नहीं है, कोई इधर उधर जाने की बात ही नहीं है। तो एग को निकाला वुमन से, स्पर्म को डायरेक्टली इंसर्ट किया साइटोप्लाज्म में और द फर्टिलाइज एग बाद में हमने कल्चर किया और बाद में वुमन के यूट्रस में सीधा इम्प्लांट कर दिया। मतलब यहाँ फैलोपियन ट्यूब वाला पूरा चक्कर ही खत्म है ना, कि वो इधर उधर कहीं जाए, इससे बेटर है कि सीधा एग को इम्प्लांट कर दो यूट्रस में। एडवांटेज है इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म क्वालिटी इज पुअर। अब स्पर्म की कैसी भी क्वालिटी हो, मोटिलिटी रेट कम हो ज्यादा हो, स्पर्म का नंबर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, मैटर ही नहीं करता है ना। हमने तो बस सीधा क्या किया, स्पर्म को एग में डाल दिया है, अब वो फर्टिलाइज हो रहा है और जैसे ही वो फर्टिलाइज हुआ हमने उसको सीधा यूट्रस में इम्प्लांट किया और वहां पे फीटस का डेवलपमेंट हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, इट इज अगेन मोर इन्वेसिव देन द स्टैंडर्ड IVF। ये अगेन आपका क्या हो रहा है, ज्यादा इन्वेसिव है। अब डिसएडवांटेज में हम इन्वेसिव कह रहे हैं, दैट मीन्स कि जो एम्ब्रियो है जिसको हमने ट्रांसप्लांट किया है उसके भी इधर उधर जाने के चांसेस हो जा रहे हैं। रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, और इस प्रोसेस को करने के लिए ऑब्वियसली हमें स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगेन हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू सेलेक्टिंग स्पर्म फॉर इंजेक्शन। और इस केस में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि यहाँ पे ना जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मींस जैसे क्रोमोसोमल एब्रिएशन हो जाता है, कुछ आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, कभी कभी सिकल सेल एनीमिया वाला केस आ जाता है, मतलब कुछ भी जेनेटिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग ऑफ गैमेट एंड एम्ब्रियो। देखो क्रायो प्रिजर्वेशन से आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन रेफर्स टू फ्रीजिंग स्पर्म, एग और एम्ब्रियो फॉर फ्यूचर यूज। कभी कभी होता है क्या, कभी कभी क्या आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर केसेस में लाइक कभी कभी करियर बनाने के लिए, कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही होती है, तो लोग क्या करते हैं एग को और स्पर्म को फ्रीज करा के रख लेते हैं, कभी कभी तो जाइगोट को भी फ्रीज करा के रख लेते हैं, ठीक है। और जब वो फ्रीज करा के रखते हैं ना तो वो कई सालों तक उसको फ्रीज करके रख लेते हैं। जब उनको जरूरत होती है कि चलो ठीक है नाउ इट इज द परफेक्ट टाइम, अब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अब हम बेबी प्लान कर सकते हैं, तो उस केस में देन व्हाट दे डिड, they just again implant those egg and sperm in their body and then pregnancy वो conceive करते हैं। तो वो वुमेन who wish to delay pregnancy वो लोग इस क्रायो प्रिजर्वेशन को ऑप्ट करते हैं। मेन में those who face infertility due to chemotherapy और अदर मेडिकल ट्रीटमेंट, कभी कभी कुछ केमिकल रेडिएशन या कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी मेल में इनफर्टिलिटी आती है। तो अब जैसे सपोज करो किसी को कीमोथेरेपी में जाना है या कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने स्पर्म को पहले ही फ्रीज करा लेंगे और बाद में जो भी केमिकल्स उनको यूज करना है, जो भी ड्रग्स मेडिसिन उनको यूज करना है, वो अपने बॉडी पे यूज करेंगे सो दैट कि उसकी वजह से स्पर्म पे कोई खतरा ना हो, स्पर्म की मोटिलिटी और काउंट पे कोई कमी ना आए। इसलिए वो पहले ही अपने स्पर्म को फ्रीज करा के रख देते हैं, बाद में अपना जो ट्रीटमेंट कराना है वो ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। सो इन केसेस में हम क्रायो प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एक तरीके का ये बैकअप ऑप्शन होता है उनके लिए जो अपनी फर्टिलिटी या फिर जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं। डिसएडवांटेज का रीजन ये है कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि ये 100% हो। आपने जिस एग को, स्पर्म को फर्टिलाइज कराया है, राइट, नॉट ऑल एग और एम्ब्रियो सर्वाइव
द फ्रीजिंग और थॉइंग प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि वो सभी जब आप बाद में उनको यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो तब भी यूटिलाइज हो पाए, इट्स नॉट नेसेसरी। अगेन ये एक्सपेंसिव है और हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। So these are the advantage and disadvantage of your cryopreservation and I hope कि आपको ये सारी techniques समझ में आई होगी। Still if you have any doubt please let me know on the comment section and yes comment section में जरूर मुझे बताइएगा आपको ये session कैसा लगा। Also please share this session to all your friends so that उनको भी इस वीडियो से इस सेशन से फायदा मिले और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। With this guys, thank you and all the best for your future. Bye bye.